जय हिंद साथियों। तो आगे हैं एक नए पार्ट वीडियो को लेके, जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पूरा रिलेटेड है आपके बोर्ड एग्जाम से। फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ कार्बन एंड कंपाउंड। आज का जो क्लास है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली बेस है प्रीवियस ईयर 2024। यदि आप गुजरात बोर्ड का स्टूडेंट है तो आप प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर उठा लेना 2024 का और चेक कर लेना। आज जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने वाला नहीं हूं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ इस क्लास का जो भी वीडियो का लिंक है वो याद रख लेना, हर एक दोस्तों के साथ पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपकी ये छोटा सा मेहनत से किसी का किस्मत बदल सकता है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपके हौसलों को बुलंद करने के लिए, आपके हौसलों को बुलंद करने के लिए सेकेंड वीडियो के साथ में। तो यदि आप सीबीएसई से हो चाहे गुजरात बोर्ड के हो और साथ में 2025 बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि टोटल इस क्लास जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। ओनली हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग था। तो हमने कोशिश किया कि सेकेंड वीडियो क्यों ना बहुत जल्द बच्चों के साथ पास लाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो बोला विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड प्रेजेंट इन ऑन ऑरेंज। बोला क्या कौन सा एसिड जो है ऑरेंज में प्रेजेंट रहता है। तो बच्चों मैंने बताया था कि लैक्टिक एसिड किस में रहता है, मिल्क में। वो तो हम कह सकते हैं लैक्टिक एसिड कहां पे रहता है बच्चों, कर्ड में। प्रेजेंट कहां पे रहता है, कर्ड में। मिथनोइक एसिड में बताया था कि मिथनोइक एसिड प्रेजेंट रहता है नेटल स्टीम, कहां पे, नेटल। सेकेंड सिट्रिक एसिड में बताया था कि सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो हमारा ऑरेंज में पाया जाता है। ऑरेंज क्या है बच्चों, लेमन है। क्या है, लेमन है। तो हम इसीलिए बोला था कि सिट्रिक एसिड ऑरेंज यानी लेमन में पाया जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड टमेटो में पाया जाएगा। तो ये मैं और ऑप्शन का सारा सॉल्यूशन बता दिया। अब आते हैं सेकेंड। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 1 मार्क्स में। सेकेंड आपको देखना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ब्यूटेनॉन। यदि ONE1 लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा आप कि ONE1 जो है कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों ONE1 जहां भी सफिक्स में दिखेगा तो आप मान के चलिएगा कि ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करेगा, कीटोन फैमिली से बिलोंग करेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड में पूछा गया क्या, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज क्या होगा बच्चों, कार्बन का वैलेंसी क्या होगा। तो आज मैं कार्बन के पूरा का पूरा कार्बन का क्या करता हूं बच्चों, पोस्टमार्टम करता हूं कि कार्बन के बारे में आपको करीब करीब 10 फैक्ट्स के बारे में बताता हूं। याद रखिएगा क्लास जो बताऊंगा ना ओनली बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन नहीं, और बहुत सारे कंसेप्ट को मैं यहां पे बताने की कोशिश करिएगा। तो ये वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं होना चाहिए। यदि स्किप हुआ तो समझ जाइएगा बोर्ड एग्जाम में आपका मार्क्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आते टू द पॉइंट में बच्चों, कार्बन का सिंबल होता है सी। कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। कार्बन जो होता है बच्चों नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर 6। अब यदि कार्बन का सिंबल सी होता है, कार्बन नॉन मेटल होता है, इसका वैलेंसी क्या होता है, यदि एटॉमिक नंबर 6 होगा तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग करते हैं ना, वो हम लोग सेल वाइज करते हैं। तो सेल जो होता है KLMN होता है। के में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की जो कैपेसिटी है ना वो 2 है। कितना है बच्चों, 2। एल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है वो 4 है।
ऐसा है क्या? नहीं। तो 2 के बाद याद रखिएगा 8 होगा, इसके बाद 18 होगा, इसके बाद 32 है। तो के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, एल सेल में 8 होगा, एम सेल में 18 होगा, एन सेल में 32 होगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते हैं तो आप याद रखिएगा, जाइएगा डिस्क्रिप्शन में और वहां पे मेटल नॉन मेटल का बेसिक फंडामेंटल रूल पूरा कंप्लीट बता दिया हूं, जाके वहां चुटकियों में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है सीख लीजिएगा 1 से लेकर 20 तक का। अब क्या हुआ बच्चों, हमारे पास जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 6 है। यदि एटॉमिक नंबर 6 है तो 100% मैं बता रहा हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा और प्रोटॉन भी 6 होगा। तो इलेक्ट्रॉन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं सेल वाइज मैं इलेक्ट्रॉन को क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। फर्स्ट सेल में 2 बचा, रेस्ट जो है हमारा 4 होगा। यदि 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख लेना 2 4 हो गया किसका? कार्बन का। अब यहां पे समझना, यहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4 है। क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हो सकता है? कभी नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहां पे जो होगा 2 सिचुएशन है। ऑक्टेट रूल पढ़ना होता है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 होगा, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 8 में आपको क्या करना है बच्चों? 4 से ज्यादा होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा? वैलेंसी। तो याद रख लेना कार्बन का वैलेंसी कितना होगा? 4 होगा। कार्बन वैलेंसी क्या होगा बच्चों? 4। कार्बन जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वो 0.02%। यदि एटमॉस्फेयर की बात किया जाए तो कार्बन जो होता है बच्चों वो पाया जाता है एटमॉस्फेयर में 0.03%। यदि बात किया जाए कि बच्चों कार्बन जो होता है उसकी बात किया जाए तो कार्बन एक फॉर्म होता है जो ओनली कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं एलोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स मीन्स होता है कि जो सेम एलिमेंट से बना होता हो। तो कार्बन से बने एलिमेंट से, कार्बन से बने सबस्टेंस को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी ओनली वो किससे बना होगा? कार्बन से ही बना होगा, उसे कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में से 3 आपको याद रख लेना। कौन कौन सा याद रखना है? तो फर्स्ट में आपको याद रखना पड़ेगा, का नाम है बहुत ही प्रचलित। क्या नाम है को बता सकते हो तो कमेंट में करना, ऐसे तो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट का हमारा नाम है डायमंड। क्या नाम है बच्चों? डायमंड। सेकेंड का नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है बच्चों? ग्रेफाइट। थर्ड का नाम हमारा जो है वो समझ जाना, थर्ड का हमारा है बकमिनिस्टर फुलरेंस। बकमिनिस्टर आपको समझना है कि यदि पूछा जाए कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तो डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर, फुलरेंस। बच्चों डायमंड जो है ओनली कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफाइट ओनली कार्बन से बना हुआ है, बकमिनिस्टर फुलरेंस ओनली कार्बन से बना हुआ है, और बकमिनिस्टर फुलरेंस जो है वो 60 कार्बन से बना हुआ है। कितना? 60 कार्बन से मिलकर बना हुआ है बकमिनिस्टर फुलरेंस। तो 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमें पढ़ना रहता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरेंस। बच्चों डायमंड ग्रेफाइट में डिफरेंस पूछा जाता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट? बच्चों जो डायमंड जो होता है ना वो आपको समझ जाना है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। मतलब क्या कि कुछ भी चीजें आप देख सकते हो बिहाइंड द डायमंड। ये जो ग्रेफाइट होता है बच्चों वो ओपाक्यू सब्सटेंस होता है। क्या होता है? ओपाक्यू सब्सटेंस होता है। यदि डायमंड की बात किया जाए तो याद रखना इसके पास जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और डायमंड मैंने बताया एक इसका क्या होता है? ब्रिलियंस होता है, चमक होता है, या तो हम कहते हैं शाइनिंग होता है। लेकिन ये जो जैसे ग्रेफाइट की बात किया जाए तो इट इज अ ग्रे इन कलर। ये क्या होता है बच्चों? ग्रे इन कलर होता है। डायमंड का जो है बच्चों इस्तेमाल किया जाता है टू मेकिंग ए ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज इन टू मेक पेंसिल निडल जो होता है ना वहां पे देखने को मिलेगा। या तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक डायमंड का यूज किया जाता है कटिंग ग्लास, ग्लास को काटने के लिए क्या यूज किया जाता है? ब्लैक डायमंड का।
बच्चों जो डायमंड होगा ना वो याद रख लेना आप 3 कार्बन के साथ कनेक्ट होगा और यहाँ पे हेक्सागोनल शेप बनेगा ग्रेफाइट में। तो ये सारे चीजें आपको पढ़ना रहता है क्लास 10th में, एकदम डिटेल वे में ऑफलाइन बेसिस में हम बता रखे हैं इसका शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, यूजेज क्या होगा। क्या इलेक्ट्रिसिटी डायमंड में पास होगा? तो डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने बताया कुछ लगभग 10 से ज्यादा मैंने पॉइंट आपको बताया। अब ग्रेफाइट को यूज किया जाता है बच्चों लुब्रिकेंट को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। साथ साथ में ग्रेफाइट को क्या किया जाता है, यूज एज एन इलेक्ट्रोड्स में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा हम पढ़ लिए कार्बन के बारे में। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। नॉन मेटल्स इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। क्या नॉन मेटल प्रेजेंट रहता है लिक्विड स्टेट में? जी हाँ, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि नॉन मेटल भी क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, जिसका क्या नाम है, ब्रोमाइन। क्या नाम है बच्चों, ब्रोमाइन। ये किसके फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। किसके बारे में, लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ट्रू। क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रू। नॉन मेटल इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। या समझो एक मेटल याद रख लेना कि मेटल एक ऐसा है बच्चों कि कहा जाता है कि ऑल मेटल आर सॉलिड। सारे मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है एट अ रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा है बच्चों कि लिक्विड स्टेट में रहता है। कहां पे, रूम टेम्परेचर पे। किसके स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। एक मेटल है जो किसके स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो बोला कि सॉल्यूशन हैविंग pH 11 इज एसिडिक। बच्चों समझो, एक आपको समझना है कि पीएच स्केल के बारे में मैं आज बता देता हूं। पूरा का पूरा पीएच स्केल आज आपको मैं बता देता हूं, भूलना आपको नहीं है। सबसे पहली बात है कि पीएच स्केल का जो वैल्यू यूटिलाइज करता है वो हमेशा याद रख लेना 0 से लेकर 14 के बीच में। 0 से लेकर 14 के बीच में पीएच स्केल का वैल्यू यूटिलाइज करता है। और इसके मिड पॉइंट में जो होता है 7, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रल। इसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल। समझना है यहाँ पे, यदि 0 से 7 के बीच वाले वैल्यू जो भी यूटिलाइज करेंगे इसे हम कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं बच्चों, 7 के और साथ में 14 के बीच वाले वैल्यू को जो भी यूटिलाइज करता है उसे हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बच्चों। अब एसिड जो होता है वो 2 टाइप्स के होता है, वीक एसिड होगा साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेस जो होगा वो 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, तो वीक बेस होगा और साथ साथ में स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा, यहां आपको समझना है कि वीक एसिड जो होगा उसका वैल्यू जो है कहां लाइज करेगा, और बेस में वीक बेस कहां पे लाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहां। बच्चों यदि 0 से 3 के बीच में होगा, जो वैल्यू 0 और 3 के बीच में होता है, 0 और 3 के बीच में जो भी वैल्यू होगा इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि 3 4 5 6 यदि 3 4 5 6 है तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहेंगे वीक बेस, सॉरी वीक एसिड। क्या कहेंगे इसे, वीक एसिड। तो ये आपको समझना है कि 0 1 2 3 जो होता है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और साथ साथ में 4 5 6 जो होगा वो वीक एसिड होगा। लेकिन जस्ट अपोजिट, यदि पीएच वैल्यू 10 और 7 के बीच होगा तो ये हमेशा कहलाता है, ये हमेशा कहलाएगा वीक बेस। क्या कहलाएगा, वीक बेस। यदि पीएच वैल्यू 11 12 13 14 के बीच में रहेगा, 11 12 13 14 रहेगा तो इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कहेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। यदि ये पीएच का वैल्यू का कंसेप्ट यदि आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा वीडियो बने रहिएगा। समझना है बच्चों, यदि कोई भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 11 है, क्या है बच्चों, 11 है,
तो 100% ये क्या कहलाएगा, बेस। क्या कहलाएगा, बेस। तो एसिडिक होगा क्या, नहीं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्या होगा बच्चों, रॉन्ग। अब समझना है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, आंसर में फॉल्स हो गया। अब समझो, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। 0 और 4 के बीच को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और 4 और साथ में 7 के बीच वाले वैल्यू को कहते हैं वीक एसिड, और 7 और 11 बीच वाले वैल्यू को कहते हैं वीक बेस, और 11 और 14 के बीच में जो रहता है उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अब समझो, यदि वैल्यू 7 होगा तो उसे कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहेंगे, न्यूट्रल। तो जिस क्वेश्चन में जितना कंसेप्ट हो सकता है वो मैं पूरा का पूरा 100% एफर्ट लगा रहा हूं कि तुम आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बोला जा रहा है बच्चों कि सीने बार इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2024 में, जाके देख लेना। पूछा जा रहा है कि सीने बार जो है बच्चों और है मर्क्यूरी का। समझो, मैं बता रहा हूं कि ये जो है ना सीने बार बच्चों एग्जैक्टली जो है वो और है किसका, मर्क्यूरी का। क्यों, क्योंकि जो मर्क्यूरी है ना बच्चों, ये जो हमारा मर्क्यूरी है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है सीने बार ओर से, सिनेबार ओर से। तो मर्क्यूरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनेबार ओर से। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जो आपको पता नहीं रहता आप चेक कर देते हैं, तो आपको मिस्टेक करना नहीं है। मर्क्यूरी किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों, सिनेबार से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। आंसर क्या होगा, ट्रू। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताता हूं, वो भी क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पे समझना है कि सोडियम जो मेटल होता है वो किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो याद रखना, सोडियम मेटल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है रॉक सॉल्ट से। किससे, रॉक सॉल्ट से। क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों, सोडियम मेटल। ये रॉक सॉल्ट जो है ना एक ओर होता है। क्या होता है, ओर। इसी तरह से आपको बताना होगा कि आयरन जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है किस ओर से, तो हेमेटाइट से। किससे, हेमेटाइट से आयरन को क्या किया जाता है बच्चों, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसी तरह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, और साथ साथ में बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो 100% बता रहा हूं एग्जाम में आने वाला है। क्यों, क्योंकि सिनेबार के बाद यही क्वेश्चन बच जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं आया तो नॉलेज के लिए आप रख लेना। एल्यूमिनियम जो है बच्चों वो किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो एल्यूमिनियम और जो एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट से। किससे, बॉक्साइट से। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको क्या करना है बच्चों, नोटबुक में नोट डाउन करना है कि मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिनेबार ओर, सोडियम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रॉक सॉल्ट, आयरन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेमाटाइट ओर, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बॉक्साइट। अब क्या है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है। कैसे चेंज करेगा, यहां पे पूछा जाएगा कि सिनेबार ओर कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, 4 ऑप्शन, मर्क्यूरी, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम। आपको घबराना नहीं, हर तरीके से, हर पेत्रा को, हर स्ट्रेटेजी को मैं बता रहा हूं कि कैसे गेम को चेंज किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को, पैटर्न को चेंज किया जाता है। वो क्वेश्चन का पैटर्न अपना माइंड में सेट कर लेना। सिनेबार ओर से मर्क्यूरी को, सोडियम रॉक सॉल्ट से, आयरन हेमेटाइट से, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से। तो ये था हमारा क्वेश्चन का यूनिक कंसेप्ट जो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों 7 है। व्हाट इज एन अलाउ एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। बोला जा रहा है कि अलाउ क्या होता है। मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले वीडियो में भी बताया था आपको। ये अलाउ क्या होता है बच्चों, अलाउ या मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, टू और मोर मेटल इज नोन एज एलॉय। ये भी मैंने बताया था कि एलॉय क्या है बच्चों, होमोजीनियस मिक्स। ये हमारा एलॉय जो है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। एलॉय क्या है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आते हैं हमारा नेक्स्ट। मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको समझ जाना है
कि ब्रास बताया था, ब्रास इज अलॉय बिकॉज ब्रास इज a mixture of two metal, copper and zinc. कॉपर एंड जिंक मैंने ऑलरेडी बताया था कि ब्रास इज टू ब्रास इज अलॉय बिकॉज ऑफ ब्रास इज a mixture of two metal, कॉपर एंड जिंक. तो याद रखना ब्रास का इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, यूटेंसिल बनाने के लिए, टू मेकिंग उटेंसिल. तो ये सारे चीजें आपको क्या करना है बच्चों, समझते हुए चलना है. ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं. तो नेक्स्ट हमारा 8 है, बोला क्या कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स. बच्चों आयरन आर्टिकल्स में हम पेंट को क्यों अप्लाई करते हैं, टू प्रिवेंट द आयरन in the presence of oxygen and chemical as well as water. वाटर और साथ में केमिकल से, मॉइस्चराइजेशन से, एयर से बचने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, पेंट करते हैं. क्या करते हैं बच्चों, पेंट करते हैं. तो मैं बता दिया था कि रस्टिंग जो है बच्चों, रस्टिंग का कभी कभी फॉर्मूला पूछा जाएगा तो Fe2O3XH2O होगा. बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर मोलिकुल्स होगा वो नॉट फिक्स होगा. तो यहाँ पे समझ जाना कि वाटर मोलिकुल्स जो होगा ना बच्चों, X इक्वल टू वाटर मोलिकुल्स. तो वाटर मोलिकुल्स वेरीज करता है, क्या करता है बच्चों, वेरीज करता है. नहीं, X इक्वल टू वाटर मोलिकुल्स होता है जो फिक्स होता नहीं. तो रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O. क्या होता है, Fe2O3XH2O कहते हैं. तो आपको याद रखना कि टू प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल्स, किससे बच्चों, तो ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, या तो एयर से, या तो वाटर से, या तो केमिकल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. डिफाइन द फ्लोइंग टर्म. बच्चों ये 3 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स. ये मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, गैंग क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स में. सबसे पहली बात है सारे टर्म का क्या करना है बच्चों, डिफाइन करना. कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं. मिनरल्स क्या होता है, तो आपको पता है कि मिनरल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट सच एज एल्यूमिनियम, आयरन, बॉक्साइट, आयरन, जिंक हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, दीज आर ऑल मिनरल्स. तो मिनरल्स क्या होता है बच्चों, एक नेचुरल मटेरियल होता है. तो इन विच द मेटल एंड देयर कंपाउंड आर फाउंड इन द अर्थ आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मिनरल्स. क्या कहलाएगा बच्चों, मिनरल्स कहलाएगा. सेकेंड की बात किया जाए जिसका नाम क्या है, ओर्स. दोज मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली. बोला कि वैसे मिनरल जिससे हम क्या करते हैं बच्चों, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी आसानी से और प्रॉफिटेबली के लिए, इसी को हम कहते हैं ओर्स. तो मैंने ये बता रखा है कि रॉक सॉल्ट से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सोडियम. बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, पायरोलोसाइट से मैग्नीज, कालामाइन से जिंक, हेमेटाइट से आयरन, क्यूप्राइट से कॉपर, सिनेबार से मर्क्यूरी. अब बच्चों देखो, रॉक सॉल्ट का कंपाउंड का क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड. इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl. यदि बात किया जाए बॉक्साइड था, इस कंपाउंड का नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. इसका क्या होगा फॉर्मूला, Al2O3 2H2O. इसी तरह से मैग्नीज का क्या है बच्चों, पायरोलोसाइट है. तो बताओ मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका कंपाउंड का नाम है और इसका केमिकल फॉर्मूला है. तो इस तरह से आप नोट डाउन कर लेना. ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट को जरूर आप नोट डाउन करना बच्चों. आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है गैंग. तो बच्चों अनवांटेड इम्प्यूरिटीज लाइक या सैंड हो गया, अर्दी पार्टिकल्स हो गया, ग्रेवल्स हो गया, या तो हम कह सकते हैं लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, ये सारे प्रेजेंट रहते हैं किसमें, ओर में. उसी को हम क्या कहते हैं, गैंग. क्या कहते हैं बच्चों, गैंग. अनवांटेड, क्या बच्चों, अनवांटेड इम्प्यूरिटीज लाइक या सैंड, अर्दी पार्टिकल्स, मटेरियल, माइका, लाइमस्टोन, दीज आर प्रेजेंट इन ओर, दैट इज कॉल्ड गैंग. उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग गैंग कहते हैं. आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे. तो 10 हमारा क्या बच्चों, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एनी ऑफ द फ्लोइंग. आपको कितने याद रखना है, 3 बताना है, मेटल एंड नॉन मेटल. तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं
ये हमारा मेटल है और साथ में ये हमारा क्या है बच्चों, नॉन मेटल। क्या है, नॉन। यहां पे आपको बताना है थ्री कोई प्रॉपर्टीज बताना है, वो बेस्ट होगा फिजिकल। बच्चों आपको ध्यान देना है, इसमें जो भी मेटल होगा, ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चों नॉन मेटल सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। आपको सेकेंड पॉइंट समझना कि मेटल आर मिलिएबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल आर ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है बच्चों, विच कैन बी ब्रेक इनटू, तो हम कह सकते हैं विच कैन बी इजिली ब्रेक डाउन, मतलब जो आसानी से टूट जाता हो उसे ब्रिटल कहते हैं। मिलिएबल तो आपको पता ही है, इसे हम कन्वर्ट इनटू थिन शीट, और डक्टाइल मतलब इट कैन बी स्ट्रेच अ लॉन्ग वायर, इसे हम लॉन्ग वायर में स्ट्रेच कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट में। अब देखो मेटल क्या होता है बच्चों, मिलिएबल और डक्टाइल होता है। ये क्या होता है बच्चों, ब्रिटल, ये आसानी से क्या होगा, विच कैन बी इजिली ब्रेक डाउन, तो ये आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे मेटल में क्या होगा बच्चों, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे याद रखना, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे लिख लेना डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट की बात किया जाए तो हमारा ये 3 पॉइंट हो गया, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब मेटल क्या होता है बच्चों, लस्टर्स होता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है बच्चों, डल होता है। इसी तरह से याद रखना, मेटल को जब हीट करोगे टू प्रोड्यूस साउंड, क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड, लेकिन नॉन मेटल में डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हीट द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन मेटल। तो इस तरह से आपको सारा का सारा कंसेप्ट लिखना रहता है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर है, पूरा क्या, व्हाट इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल विथ केमिकल इक्वेशन। बोल रहा है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, साथ में आपको 2 एग्जांपल देना है, वो उसके साथ में इक्वेशन भी बताना है। क्या बताना है इक्वेशन भी बताना है। तो न्यूट्रलाइजेशन का डिफिनेशन क्या होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म, तो कह सकते द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बच्चों जब भी आप एसिड और बेस को क्या करोगे, एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करोगे, तो याद रखना सॉल्ट प्लस क्या फॉर्म होगा, वाटर। तभी हम क्या कहेंगे इसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमें इसे क्या करना है बच्चों, एग्जाम्पल देना है, वो भी केमिकल इक्वेशन के साथ में। तो मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, HCl को रिएक्ट करो सोडियम ऑक्साइड से। HCl हमारा एसिड है, बेस NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो क्या होगा बच्चों, NaCl और H2O, तो NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट समझना है आपको कि एसिड में आप ले लो H2SO4 और साथ में H2SO4 और NaOH, तो सोडियम सल्फेट प्लस क्या होगा, H2O। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, सोडियम सल्फेट प्लस
H2O क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस एस। यहां पे समझना है कि मैंने एसिड को रिएक्ट करवाया किसके साथ, द एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दीज आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन एग्जाम। तो दो मैंने एग्जांपल बताया कि जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बनेगा, H2O। इसके बाद मैंने बताया सल्फ्यूरिक एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम सल्फेट बनेगा यानी सॉल्ट एंड वाटर होगा। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड में पूछा गया है कि व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, गिव एग्जाम्पल। आपको बताना कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है और उसका साथ में एग्जाम्पल बताना। तो बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो आपको समझना है कि दीज इंडिकेटर है डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है स्मेल, एसिड और बेस में मीडियम में अलग अलग स्मेल को बताता है, उसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसमें वनीला हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, साथ में ओनियन भी हो गया, क्या हो गया, ओनियन। तो इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा और इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है बच्चों, 12 नंबर। ये कितने मार्क्स में पूछा गया है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, 4 मार्क्स में। अब समझना है हमारा व्हाट आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है और साथ में ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है। बच्चों समझना है आपको कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का डिफिनेशन क्या हुआ। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड having same molecular formula but different structure formula are known as structural isomers। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका सेम क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा, उसी को कहते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर। सेकेंड, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो सबसे पहली बात है कि ब्यूटेन का जो होता है बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला वो C4H10 होता है, C4H10 होता है। तो दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, ब्यूटेन को स्ट्रक्चर बना सकते हो। सबसे पहली बात है स्ट्रक्चर जो बनाना है वो स्ट्रेट लाइन में, सभी में क्या ऐड कर दो, हाइड्रोजन, सभी में क्या ऐड कर दो, हाइड्रोजन। ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकेंड जो हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन को ब्रांच में तो इस तरह से ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। क्या बना सकते हो, तो इसका दो स्ट्रक्चर हमारा बन सकता है ब्यूटेन। इसमें दोनों में ये कॉमन है बच्चों कि दोनों में सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम। इसलिए ब्यूटेन का इस तरह से आप बनाओगे। सेकेंड चीज क्या पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और अमूमन जो है इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट रहता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा, सो समझो। सबसे पहली बात है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों यहाँ पे देखो, एक साइड में लिख रहा हूँ सैचुरेटेड और सेकेंड में हम लिख रहा हूँ अनसैचुरेटेड। क्या है, सबसे पहली बात है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा क्या होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर फॉर्म्ड। सिंगल बॉन्ड और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा बच्चों, फॉर्म होगा। समझो, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड बनेगा, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। समझना, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म। अब समझो, यदि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्निंग करते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब आप जलाओगे तो हमेशा याद रख लेना क्लियर फ्लेम, क्लियर फ्लेम्ड आर, क्लियर फ्लेम बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, क्लियर फ्लेम बनेगा।
लेकिन अनसैचुरेटेड को जब आप बर्निंग करोगे, बर्निंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट फॉर्म, क्लियर, डू नॉट क्लियर फ्लेम आर फ्लेम फॉर्म्ड, फ्लेम फॉर्म्ड। यहां पे क्या होगा, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो क्लियर फ्लेम बनेगा, फ्लेम बनेगा। लेकिन जब आप क्या करोगे बच्चों, अनसैचुरेटेड को आप बर्निंग करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डू नॉट क्लियर फ्लेम यहाँ पे होगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा कंप्लीट बर्निंग होगा। क्या होगा, कंप्लीट बर्निंग होगा। क्या होगा, कंप्लीट बर्निंग होगा। और यहाँ पे हमेशा क्या होगा, इनकम्प्लीट बर्निंग होगा, इनकम्प्लीट बर्निंग, इनकम्प्लीट बर्निंग होगा। अब क्या होगा, यदि कंप्लीट बर्निंग होगा, क्या होगा बच्चों, यदि कंप्लीट बर्निंग होगा तो हमेशा याद रख लेना ब्लू फ्लेम बनेगा। क्या बनेगा, ब्लू फ्लेम बनेगा, ब्लू फ्लेम। और यदि इनकम्प्लीट बर्निंग होगा तो समझ जाना हमेशा क्या होगा बच्चों, येलो फ्लेम बनेगा। क्या बनेगा, येलो फ्लेम। क्या बनेगा, येलो। इसके बाद नेक्स्ट, यदि कंप्लीट बर्निंग हो रहा है कंप्लीट बर्निंग हो रहा है तो समझ जाना कि यहां पे जो होगा सप्लाई ऑफ एयर जो होगा वो एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, यहां पे जो होगा बच्चों वो एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर होगा, इसके वजह से कंप्लीट बर्निंग होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे जो होगा वो याद रख लेना सप्लाई, एक्सेस सप्लाई नहीं, यहां पे लेस सप्लाई ऑफ एयर। तो यहां पे यदि लेस सप्लाई ऑफ एयर होगा तो इनकम्प्लीट बर्निंग होगा। सेकेंड थिंग, यदि एक्सेस सप्लाई ऑफ, क्या होगा बच्चों, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर यहां पे सप्लाई हो रहा है तो समझ जाना कि यहां पे जो होगा वो नो सूटी डिपोजिट, नो सूटी डिपोजिट। यहां पे क्या होगा बच्चों, यदि अच्छे ब्लू फ्लेम बनेगा। क्यों ब्लू फ्लेम होगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ एयर बहुत ज्यादा है, तभी हाँ तो कर सकते कंप्लीट बर्निंग है, फ्यूल बहुत ही अच्छे तरीके से जल रहा है, इसके वजह से नो सूटी डिपोजिट, नो सूटी डिपोजिट। तो यहाँ पे सूटी डिपोजिट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे याद रख लेना कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सूटी सूटी डिपोजिट, सूटी डिपोजिटेड। आप समझो बच्चों, ये सूटी जो होता है ना वो ब्लैक स्मोक होता है। जब भी कोई फ्यूल को जलाओगे ना तो ब्लैक स्मोक फॉर्म होगा तो समझ जाना कि इनकम्प्लीट बर्निंग है। क्या है वो, इनकम्प्लीट बर्निंग। और या तो वहां पे क्या होगा, अब्सेंस ऑफ, जैसे मान लो कि हमने एलपीजी को जलाया तो ब्लू फ्लेम बन रहा है क्योंकि कंप्लीट बर्निंग है, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर है, इसके वजह से क्या हो रहा है, ब्लू फ्लेम बन रहा है। लेकिन यदि ब्लू फ्लेम नहीं बन रहा है तो क्या है बच्चों, लेस सप्लाई ऑफ एयर होगा। या तो हम कह सकते हैं कि फ्यूल अच्छा नहीं होगा, या तो हम कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकता है। और यदि एलो फ्लेम फॉर्म हो रहा है तो वहां पे क्या होगा बच्चों, ब्लैक स्मोक आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एक बार और मैं रिवीजन करवाता हूँ। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड रहता है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल। यहाँ पे क्लियर फ्लेम फॉर्म होगा, यहाँ पे डू नॉट क्लियर फ्लेम फॉर्म होगा। यहाँ पे कंप्लीट बर्निंग होगा सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में इनकम्प्लीट बर्निंग होगा। सैचुरेटेड में ब्लू फ्लेम होगा, अनसैचुरेटेड में येलो फ्लेम होगा। इसके वजह से क्योंकि इसमें एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ एयर हो रहा है और इसमें लेस सप्लाई ऑफ एयर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लू फ्लेम हो रहा है तो नो सूटी पार्टिकल, नो सूटी डिपोजिट होगा। और यहाँ पे सूटी डिपोजिट होगा क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट बर्निंग हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक स्मोक फॉर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्मोक आर फॉर्म होगा। अब क्या होगा बच्चों, यदि ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है तो बॉटम ऑफ द वेसल आर ब्लैक एंड, कैसा हो जाएगा बच्चों, ब्लैक कलर का हो जाएगा। कहाँ पे, बॉटम ऑफ द वेसल में क्या हो जाएगा, कवर्ड विथ ब्लैक एंड कलर। तो काला कलर से हो जाता है, क्यों होता है, तो क्योंकि आपने क्या यूज किया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये दोनों में डिफरेंस था, जैसा कि हम लोग पढ़ लिए।
तो ये मैंने प्रॉपर लिख दिया, यहाँ पे देख लेना आप। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 13 में। क्या पढ़ते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या सबस्टेंस एक्स, या सबस्टेंस क्या एक्स इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी। पूरा एक्स कोई सबस्टेंस है बच्चों जो यूज किया जाता है किचन में, क्या तो क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए। बच्चों जो आप एक्स समझ रहे हो वैसा एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक ऐसा एक्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्रिस्पी पकोड़ा बनाने में। तो ये एक्स का क्या नाम है? आप अपना एक्स का नाम कमेंट कीजिएगा, मैं अपना एक्स का नाम कमेंट कर रहा हूं। ये एक्स का नाम होगा बेकिंग सोडा। क्या नाम होगा बच्चों? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब देखो बच्चों बोला गिव नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस एक्स। तो नाम इसका बेकिंग सोडा, लेकिन केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों? NaHCO3। तो इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो सोडियम बाय कार्बोनेट कहते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स? एक्स इज अ बेकिंग सोडा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स? फॉर्मूला ऑफ एक्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड में बोला राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। एक्स तो कैसे तैयार किया जाता है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला। बच्चों यदि आप बेकिंग सोडा बनाना जानते हो तो पकोड़ा भी बनाना टेस्टी जानते हो, क्योंकि टेस्ट को बढ़ाने के लिए ही यूज किया जाता है बेकिंग सोडा। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बताता हूं बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप क्या लोगे? सॉल्ट। क्या लोगे? सॉल्ट। इसके बाद क्या लोगे बच्चों? सॉल्ट के बाद वाटर। वाटर और सॉल्ट मिक्स करो। उसके बाद क्या लेना आप? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। इस चार सब्सटेंस को कंबाइन करोगे तब जाके बनेगा अमोनियम क्लोराइड। और साथ में जिसका इंतजार है आपको, बेसब्री से इंतजार है, बेकिंग सोडा। तो क्या बन गया यहाँ पे? बेकिंग सोडा। कैसे बना? जब आप NaCl वाटर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया लोगे तब जाके क्या बनेगा? बेकिंग सोडा। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। जो आप बनाए हो क्या? बेकिंग सोडा। क्या बनाए हो बच्चों? बेकिंग सोडा। उसे अब मैं क्या करने वाला हूं? हीट करता हूं। क्या करता हूं? इसे हीट करता हूं। तो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? सोडियम कार्बोनेट एंड किसमें बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो फर्स्ट में पूछा गया एक्स का नाम बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स NaHCO3, केमिकल इक्वेशन जो ऑलरेडी मैंने बता रखा। सी में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कि राइट अदर यूजेज ऑफ सब्सटेंस एक्स। पूरे अदर यूजेज बताओ एक्स, बेकिंग सोडा के अलावा बताओ कि बेकिंग सोडा के अलावा बताओ कि बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पे किया जाता है। बच्चों बेकिंग सोडा आर यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। याद रखना ना, फायर एक्सटिंग्विशर में भी क्या किया जाता है बच्चों? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? तो वी आर ऑलरेडी डन इट, हम लोग पहले भी पढ़ चुके, बट आई नो दैट, मुझे पता है कि आपको पता नहीं है। तो इसे जानने के लिए आपको सो सिंपल, वीडियो को क्या करो? लाइक करो और साथ में वीडियो का लिंक को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ में। बच्चों देखो, यदि फायर एक्सटिंग्विशर की बात किया जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड सोडा एसिड। जहां पे सोडा की बात किया जाए ना, वहां पे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, सोडा एसिड। बच्चों जो सोडा यूज किया जाता है ना फायर एक्सटिंग्विशर में, सोडा एसिड में, यहाँ पे एसिड जो होता है वो H2SO4 होता है, और ये सोडा जो होता है ना इसी का नाम है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आर यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। कहाँ पे यूज किया जाएगा? फायर एक्सटिंग्विशर में। तो पूछा जाता है कभी कभी कि विच इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों? क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करोगे ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड को कंबाइन करोगे तो यहां से सोडियम सल्फेट आर फॉर्म्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एज वेल एज वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा लास्ट में,
तो क्यों ना मैं डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करें फायर एक्सटिंग्विशर में। सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये पूरा का पूरा ब्रॉड लेवल में एक्सप्लेनेशन था। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, आपको घबराना नहीं है, डोंट वरी। आते हम लोग, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो वीडियो को क्लिक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, और इसी तरह से लेक्चर को, इसी तरह से वीडियो यदि आप चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आपके साथ नेक्स्ट पार्ट के साथ जुड़ने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट 3, वो भी क्या, रिवीजन के साथ में। तो बच्चों तब तक के लिए बहुत ही धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ए प्रीशियस टाइम और साथ में टू अटेंड अ लेक्चर। तो आपको याद रखिएगा, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे। जय हिंद, जय भारत। सर को कहाँ ले गए हैं?